नमस्कार मित्रों, और आप सभी का अनुज गर्ग कोचिंग में मैं स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज के इस सत्र की शुरुआत मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर मैं अपनी एक किताब लिख रहा था, उपनिवेशवाद से अभ्युदय तक, मतलब फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म टू राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें ब्रिटिश रूल की कैसे भारत में शुरुआत होती है से लेके 1947 और उसके बाद तक की पूरी कहानी को कवर किया गया है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इस किताब को लिखते समय मैंने काफी सारी खुद ने भी किताबों का अध्ययन किया और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो उस दौरान मैंने पढ़ी उन्हें आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। आज के टॉपिक का नाम भी इंपैक्ट ऑफ द इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ऑन इंडिया एंड द नेशनल मूवमेंट है। विश्व में जितनी भी घटनाएं हुई उनका भारत और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा, उन्हीं में से एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मित्रों, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 से 1945 के बीच में, 1939 से 45 के बीच में, आपको पता होगा कि विश्व युद्ध की वर्ल्ड वॉर सेकेंड चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो चल ही रहा है और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी बड़े जोर शोर से चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च हुई। तो ब्रिटिश ने भी भारत के सपोर्ट को हासिल करने के लिए भारत को कुछ प्रस्ताव दिए, भारत को कुछ ऑफर्स दिए। हालांकि भारत ने इन प्रस्तावों को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें कहीं भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी और ब्रिटिश भारत को केवल डोमिनियन स्टेटस देने की ही बात कर रहे थे। मित्रों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब जापान भारत की ओर अग्रसर हो रहा था, जब जापान भारत की ओर आगे बढ़ रहा था, तो भारत का कोई मैटर तो जापान से डायरेक्ट था नहीं। जापान और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में, जापान और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में लड़ाई थी क्योंकि ये दूसरे विश्व युद्ध में अलग अलग टीमों में के प्लेयर थे। भारत का तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जापान से कोई मैटर नहीं था। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जापान भारत की बॉर्डर्स की तरफ आगे बढ़ रहा था और कांग्रेस ने डिमांड करी कि जल्द से जल्द ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वराज्य देने की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने की घोषणा करें। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, ब्रिटिश ये कोशिश कर रहे थे कि भारत का सपोर्ट हासिल कर सकें। भारत ये प्रयास कर रहा था कि भारत को पूर्ण स्वराज्य मिल जाए और जापान भारत की तरफ आगे ना बढ़े। उसी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल के द्वारा एक कथन कहा जाता है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन करके भारत को स्वतंत्र कर पहला ब्रिटिश मंत्री नहीं बनने की इच्छा रखता हूं। विंसेंट चर्चिल ने यह कहा कि भारत को स्वतंत्रता देके मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन कर पहला ब्रिटिश मंत्री नहीं बनना चाहता हूं जो भारत को स्वतंत्रता दे दे। दरअसल विंसेंट चर्चिल का
इससे बोलने का मतलब यह था। और मित्रों, आप विंस्टन चर्चिल के बारे में तो जानते ही होंगे। भारत पर विंस्टन चर्चिल का जो भी पीरियड रहा, उसमें खासा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अगर आप टॉप ऐसे क्रूर व्यक्तियों को देखेंगे जिन्होंने भारत पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करा, तो उस क्रूर व्यक्ति की श्रेणी में विंस्टन चर्चिल भी एक होंगे। एक बार 1942 में जब बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और वो अकाल ब्रिटिश नीति के कारण आया था, तो उस अकाल में जब काफी लाखों लोगों की मृत्यु हुई, तो एक ब्रिटिश वहां पे जाता है और विंस्टन चर्चिल को इन्फॉर्म करता है कि सर, आपकी नीति के चलते इतने लाख लोग अभी तक मर गए हैं अकाल से। तो विंस्टन चर्चिल ने उस पे बोला, व्हाई डिडंट गांधी डाई, कि जब इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है तो महात्मा गांधी की अभी तक मृत्यु क्यों नहीं हुई है। तो चर्चिल के साथ भारत का अनुभव मित्रों खासा अच्छा तो नहीं रहा। वो तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर चर्चिल भारत में दोबारा ब्रिटेन के दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाते, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ब्रिटिश शासन आने वाले 4-5 सालों तक, 4-5 वर्षों तक और भारत में शासन नहीं करता। हो सकता है ब्रिटिश रूल और एक्सटेंड हो जाता, क्योंकि चर्चिल ने तो यह कहा ही था कि मैं पहला ऐसा ब्रिटिश मंत्री नहीं बनना चाहता हूं जो ब्रिटिश साम्राज्य का पतन भारत में करे और भारत को स्वतंत्रता दे। आप देख सकते हैं, मैं ब्रिटिश राज्य का ऐसा पहला मंत्री नहीं बनना चाहता हूं जो ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति की घोषणा करे। तो मित्रों, यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना इसलिए है, और जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई वो एक इंटरेस्टिंग घटना इसलिए है क्योंकि जब विंस्टन चर्चिल ने ऐसा बोला कि मैं भारत को स्वतंत्र कर पहला मंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं अपने माथे पे यह कलंक नहीं लेना चाहता हूं कि मैं पहला ऐसा ब्रिटिश मंत्री बनूं जो भारत की स्वतंत्रता की बात करे, तो इसमें लॉर्ड एम्बरी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। लॉर्ड एम्बरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रहे। तो लॉर्ड एम्बरी इस पे बोलते हैं, विंस्टन चर्चिल भारत की समस्या को उतना ही समझ रहा है जितना कभी जॉर्ज तृतीय ने अमेरिका की समस्या को समझा था। शायद चर्चिल ने भारत की समस्या को उतना ही समझा जितना जॉर्ज तृतीय ने अमेरिका की समस्या को समझा था। मतलब ना तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय विंस्टन चर्चिल भारत की समस्या को समझ पाया, और ना ही अमेरिकी क्रांति के समय जॉर्ज थर्ड अमेरिका की समस्या को समझ पाया था। अब एक ऐसा विद्यार्थी, एक ऐसा पाठक या ऐसा अभ्यर्थी, एक ऐसा एस्पिरेंट मित्रों जो भारत के इतिहास को पढ़ना शुरू करता है, लेकिन विश्व इतिहास का उसे बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। आप लोग जब भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, विश्व इतिहास का यदि आपको ज्ञान नहीं है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते समय तो कई बार आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की घटनाओं की चर्चा भी मिलेगी, घटनाओं का जिक्र भी मिलेगा। और मैंने अपने शैक्षिक अनुभव में यह देखा है कि कई सारे अभ्यर्थी जिनका वैकल्पिक विषय इतिहास नहीं होता, वो वर्ल्ड हिस्ट्री को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में बात की जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज उन्हें बड़ा लुभावना नहीं लगता है, और वो सोचते हैं कि इतना पाठ्यक्रम पढ़ने की अपेक्षा तो इसको छोड़ देना ही ज्यादा उचित होगा। खैर, वो कितना गलत है वर्ल्ड हिस्ट्री को स्किप करना, मैं उसकी डिटेल में तो आज नहीं जाऊंगा। लेकिन एक ऐसा अभ्यर्थी जो भारत के इतिहास को पढ़ना शुरू कर रहा है, लेकिन उसको विश्व इतिहास की घटनाओं का जिक्र मिलता है, लेकिन जब तक आपको विश्व इतिहास की घटनाओं की जानकारी ही नहीं है, तब तक आप शायद उतनी अच्छी तरीके से भारत के इतिहास में भी घटनाओं को जोड़ के अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आज के लेक्चर को डिजाइन किया गया है। आपको
मैं चाहता हूं कि आज के लेक्चर के माध्यम से जॉर्ज तृतीय भी अमेरिका की समस्या को क्यों नहीं समझ पाया, रूसी क्रांति का भारत पे क्या प्रभाव रहा, जापान में 1868 के बाद जो औद्योगिकरण हुआ उसका क्या प्रभाव रहा, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो खिलाफत आंदोलन का भारत पर क्या प्रभाव रहा और उसी के साथ औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव रहा, खिलाफत मूवमेंट का क्या प्रभाव रहा, रूसी क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव रहा। मतलब कुल मिला के विश्व इतिहास की घटनाओं का भारत के इतिहास पे क्या प्रभाव रहा और राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव रहा। अगर आप विश्व इतिहास बिना पढ़े भी आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे, खासकर इस साल जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा को लिख रहे हैं, आपके लिए सत्र बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। आज के लेक्चर का पूरा एजेंडा यही है। और देखिए मित्रों, आमतौर पे यह बड़ा कठिन हो जाता है कि आखिरकार लॉर्ड एमरी ने ऐसा क्यों कहा होगा। अगर आपको अमेरिकी क्रांति के बारे में एकदम डेप्थ में पता है तो ही आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। चलिए आज के सत्र में इन सभी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, एक छोटी सी जानकारी आप सभी को मैं देना चाहूंगा, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आप लोगों को पता है कि मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से भी जुड़ा हुआ हूं। कंटिन्यूस बेसिस पे अनअकैडमी पे भी मैं अपनी सर्विसेज को देता हूं, वहां पे भी मैं अपने कोर्सेज को लॉन्च करता हूं। आज रात को ही, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, रात को 9 बजे मेरी एक फ्री क्लास है, वो भी मैं वहां पे कंडक्ट करूंगा, उसका लिंक आपको दे दूंगा। वहां भी आप मुझसे कंटिन्यूस बेसिस पे जुड़ें। एक इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि अनअकैडमी के द्वारा एक एस्पायर करके अपनी एक सर्विस को लॉन्च किया गया है, जिसमें बाय मंथली हर मंथ की 10 और 25 तारीख को, 10th और 25th को एक मॉक टेस्ट को आयोजित किया जाएगा। यह आप लोगों के लिए ही है, इसलिए इसकी जानकारी देना भी आवश्यक है। तो इस टेस्ट में यदि आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, यूपीएससी के यदि आप सीरियस अभ्यर्थी हैं, तो आप लोगों को यहां पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। 50 रैंक तक यहां पे हैं, तो अच्छा मौका है आपके पास। और अगर आप टॉप करते हो तो आप लोग देख सकते हो, आपको अनअकैडमी पे यूपीएससी कैटेगरी में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा और बाकी प्राइजेस भी यहां पे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है, तो देश भर के काफी सारे अभ्यर्थी इसको अटेंड करते हैं। आप भी अपनी जरा तैयारी की प्रिपरेशन को आप जरा चेक करिए, किस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, प्रश्नों का स्तर कैसे रहता है। तो आप 10 और 25 तारीख को हर महीने इसको अटेंड कर सकते हैं। अगला टेस्ट जो होगा वो 25 अक्टूबर को होगा। आप सभी इससे अवश्य जुड़े। और मित्रों, मैं आपको आज के सत्र में आज आगे बढ़ाना चाहूंगा। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन, विश्व इतिहास की घटनाएं और भारत पर उसका प्रभाव। The impact of events of world history on Indian history। देखिए मित्रों, सबसे पहली घटना जिसने भारत पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, वो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का आगमन था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आना था। एक प्रश्न मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। यह प्रश्न यूपीएससी के वैकल्पिक विषय में एक बार पूछा गया था और इस प्रश्न से आपको काफी सारी चीजें पता लगेंगी। अंडर द फोर्सफुल थ्रस्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, मतलब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदला गया, जिसकी संरचना ब्रिटेन की तेजी से विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के द्वारा निर्धारित की जाती थी। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अंतर्गत भारत की इकोनॉमी को एक कॉलोनियल इकोनॉमी में बदला गया और भारत की इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था वो किस हिसाब से डिसाइड होता था? भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा ब्रिटेन की औद्योगिक जरूरतों के हिसाब से तय होता था।
मतलब अगर ब्रिटेन की औद्योगिक जरूरतें 18वीं शताब्दी में कुछ और थीं, तो भारत की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर वैसा रहेगा। 19वीं शताब्दी में आके ब्रिटेन की औद्योगिक जरूरतें, इंडस्ट्रियल नीड्स बदल गई, तो भारत के स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन लाया जाएगा। 20वीं शताब्दी आते आते यदि ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल नीड्स में कुछ परिवर्तन आया, तो 20वीं शताब्दी के भारत की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आ जाए। तो एक बार यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद 2017 का पेपर था, आपसे पूछा गया था कि ब्रिटिश के भारत में जो अलग अलग आर्थिक चरण रहे, इकोनॉमिक फेजेस रहे, उनकी चर्चा को कीजिए। अब देखिए मित्रों, इसी प्रश्न का आना कि ब्रिटेन भारत में कौन कौन से आर्थिक चरण में क्या क्या करता है, कौन कौन से इकोनॉमिक फेजेस में क्या क्या करता है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फेजेस आर्थिक चरण शब्द से ही मतलब हम निकाल सकते हैं कि ब्रिटिश का भारत में कोई एक आर्थिक चरण तो नहीं रहा। शुरुआत में ब्रिटिश भारत में मर्केंटाइल कैपिटलिज्म को लाते हैं। शुरुआत में भारत में वाणिज्यिक पूंजीवाद रहता है, फिर औद्योगिक पूंजीवाद आता है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, और फिर फाइनेंशियल कैपिटलिज्म आता है, वित्तीय पूंजीवाद आता है, भारत में निवेश किया जाता है। तो जैसे जैसे ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल नीड्स में परिवर्तन आता गया, भारत की उसी प्रकार से इकोनॉमी में, स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आता चला गया। तो देखिए मित्रों, सबसे बड़ा अगर किसी विश्व इतिहास की घटना का भारत पे कोई प्रभाव पड़ा, देखो मित्रों, इस टाइटल को आप बड़े ध्यान से पढ़िए। आज के टाइटल को, आज के टाइटल का नाम है विश्व में होने वाली घटनाओं का भारत और राष्ट्रीय आंदोलन पे प्रभाव। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1857 की क्रांति से मानी गई है। 1857 से पहले भी ब्रिटिश भारत में थे। इसीलिए मैंने यह बोला है कि विश्व इतिहास में होने वाली घटनाओं का भारत पे प्रभाव और राष्ट्रीय आंदोलन पे प्रभाव। तो विश्व इतिहास में जो औद्योगिक क्रांति थी, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यही 1857 की क्रांति से पहले के आपके कई सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले। तो यह आपका पहला ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपैक्ट ऑफ इवेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो मित्रों, 1750 में जब औद्योगिक क्रांति आती है, तो ब्रिटेन को उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ताकि ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में उत्पादन किया जा सके। ब्रिटेन को कॉटन की भी आवश्यकता थी, इंडिगो की भी आवश्यकता थी। इस साल यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ गया कि 20वीं शताब्दी तक आते आते आखिरकार भारत में क्यों इंडिगो का प्रोडक्शन कम होने लगा था। तो उसका आंसर था कि सिंथेटिक डाई का आविष्कार जर्मनी ने कर लिया था, तो अब नील की खेती उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल वर्ल्ड मार्केट में नहीं रही थी। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंडिगो की बहुत नीड थी। और सबसे बड़ा परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था में यदि कुछ लाया गया औद्योगिक क्रांति के तहत, तो वो ये था कि भारत एक रॉ मटेरियल सप्लायर नेशन बन गया, कच्चा माल उत्पादक देश बन गया, जिसका मकसद केवल ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को फीड करना हुआ करता था। मित्रों, जब आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखते हैं, 1750s से पहले की बातों को देखते हैं, इनफैक्ट 1750s के समय की भी अगर आप बात करोगे, तो ऐसा समय भी था कि जब भारत की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ करती थी। इस बात को कार्ल मार्क्स ने 1853 में भी कोट किया है कि भारत की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस हुआ करती थी। आरसी दत्त, मित्रों, आप लोगों को इनका नाम तो मैं क्या याद दिलाऊं, आप सब इनके बारे में जानते होंगे। दादा भाई नेहरू जी, आरसी दत्त, इन्होंने ब्रिटिश के आर्थिक चरित्र की भारत में आलोचना की। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जो यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में, ऑप्शनल की परीक्षा में एक बार आपसे पूछ ली गई थी।
आरसी दत्त ने बोला था, वीविंग यूज्ड टू बी द नेशनल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट वाज अ परसुएट ऑफ मिलियंस ऑफ वुमेन. इंडियन एक्सपोर्ट वर सेंट टू अफ्रीका, यूरोप एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कि बुनाई जो होती थी वो भारत का राष्ट्रीय उद्योग हुआ करता था, नेशनल इंडस्ट्री हुआ करती थी. मतलब कहीं ना कहीं आरसी दत्त इस बात को बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि विविंग भारत का एक राष्ट्रीय उद्योग था, एक नेशनल इंडस्ट्री थी. मतलब एक समय भारत के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो कितना पॉपुलर थी. और फिर आरसी दत्त इस बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि ये लाखों महिलाओं के रोजगार का मुद्दा भी था. इससे लाखों महिलाओं को रोजगार भी मिलता था स्पिनिंग द व्हील से. और भारत के जो एक्सपोर्ट हो रहा करते थे वो विश्व के अलग अलग भागों में जाया करते थे. अगर आप प्री ब्रिटिश इकोनॉमी की बात करो, ब्रिटिश के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश के आने से पहले नहीं बल्कि जब ब्रिटिश ने भारत का शोषण शुरू किया उसके पहले की अर्थव्यवस्था की बात करो तो आरसी दत्त बोलते हैं, कार्ल मार्क्स भी इस बात को बोलते हैं कि भारत के जो उद्योग थे वो वर्ल्ड फेमस थे. यूपीएससी में यह आपको पूछ लिया गया था. देखिए मित्रों, मैं पिछले 8 सालों से एक्टिवली भारत के इतिहास को पढ़ा रहा हूं. इस दौरान मुझे काफी सारी किताबों को पढ़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ. लगभग मैंने पिछले 40-50 वर्षों की यूपीएससी के वैकल्पिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी मुझे देखने का मौका मिला. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है. मैंने एक चीज नोटिस की कि यूपीएससी की परीक्षा में काफी सारे वैकल्पिक विषय में प्रश्न, ऑप्शनल की परीक्षा में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट कोटेशन से आते हैं. बहुत बड़े परसेंटेज में जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी व्यक्ति की कोटेशन को आपको लिख के दे देते हैं और बोलते हैं कि इसके बारे में चर्चा कीजिए. जैसे ये क्वेश्चन आया, इट इज कोटेड बाय आरसी दत्त. हो सकता है आपसे लॉर्ड एमरी के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए कि विंसेंट चर्चिल ने भारत की समस्या को उतना ही समझा जितना कभी जॉर्ज तृतीय ने अमेरिका की समस्या को समझा था. आप लोग विश्व इतिहास के, भारत के इतिहास के, मतलब अगर आप मुझसे बोलो कि अभी तक लगभग 5000 प्रश्न पिछले 40 सालों में आए हैं. एक मैं रो नंबर आपको बता रहा हूं, आइडिया देना चाह रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर ये नहीं है. तो उसमें से लगभग 20 से 25% प्रश्न से ज्यादा भी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. मैं जब अपनी किताब को लिख रहा था तो इस बात का तो मैंने ध्यान रखा ही सही कि कोटेशन को किताब में शामिल किया जाए और उसके साथ साथ उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दी जाए. और मित्रों, मेरा व्यक्तिगत रूप से भी ऐसा मानना है कि जब आप किसी व्यक्ति की जो उस समय जीवित था उसकी उस समय के बारे में कोटेशन को देखते हो तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ में आती है. उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है, हम लोग ऐसा किताबों में पढ़ते हुए देखते हैं कि भारत में जो क्रांतिकारी नेता थे वो बलिदान की राजनीति में विश्वास करते थे. वो पर्सनल हीरोइज्म, व्यक्तिगत वीरता में विश्वास रखते थे. अब एक तरफ तो मैंने आपसे बोला कि भारत में क्रांतिकारी नेता व्यक्तिगत वीरता में विश्वास रखते थे, बलिदान की राजनीति की बात करते थे. और दूसरी तरफ मैं आपसे बोलूं कि एक क्रांतिकारी नेता थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने बाद में कर्जन विली की भी हत्या करी. तो मदन लाल ढींगरा ने एक कोटेशन मैं आपको सुनाना चाहूंगा. मदन लाल ढींगरा बोलते हैं, पुअर इन वेल्थ एंड इंटेलेक्ट, ए सन लाइक मी हैज नथिंग टू ऑफर टू इट्स मदरलैंड. कि मेरे जैसे निर्धन और अशिक्षित पुत्र के पास अपनी मातृभूमि को देने के लिए कुछ भी नहीं है. ना तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं राष्ट्रीय आंदोलन में कंट्रीब्यूट करके
मातृभूमि की सेवा कर पाऊं, और ना ही मेरे पास इतनी बुद्धि है कि मैं मातृभूमि की उस कैपेसिटी में सेवा कर पाऊं। अगर अपनी मातृभूमि के लिए मेरे पास कुछ देने के लिए है तो मेरे प्राण हैं, और इस समय के भारत को यही आवश्यकता है कि वे प्राणों को बलिदान देके मातृभूमि की सेवा करें, और मैं अपने प्राणों के बलिदान दूंगा और भविष्य की पीढ़ियों को एक सीख दूंगा कि बलिदान देके मातृभूमि की सेवा कैसे की जाती है। देयरफॉर आई डाई एंड ग्लोरी इन माय मार्टिरडम। इसलिए मैं मातृभूमि के लिए अपने सैक्रिफाइस को देना चाहूंगा। तो मित्रों, एक तरफ हम पढ़ रहे थे कि क्रांतिकारी नेता व्यक्तिगत वीरता की बात करते थे, और दूसरी तरफ जब हम क्रांतिकारी नेता का एक कोटेशन को देखते हैं तो हम फील भी कर पा रहे हैं कि उस समय भारत में किस प्रकार का राजनीतिक माहौल रहा होगा, और किस प्रकार के राजनीतिक माहौल में मदन लाल ढींगरा ने यह बात कही होगी, और उनकी बात से जो व्यक्तिगत वीरता और बलिदान की बात झलक रही है उसको हम ज्यादा अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं। इसलिए जो मैंने आपको लॉर्ड एमरी विंस्टन चर्चिल की जो कोटेशंस बताई वो आप याद रखिएगा, आपकी प्रिपरेशन की एक बहुत बड़ा पार्ट है, और क्वेश्चंस उससे आते हैं। खैर, कभी मौका मिला तो कोटेशंस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बहुत इतिहास में कोटेशंस आपको देखने को मिलेंगी, और कुछ कोटेशंस तो ऐसी भी हैं जिनमें आपस में विरोधाभास है। अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी सिविल वॉर से पहले जो कोटेशन दी, अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान जो कोटेशन दी, एक राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में जो कोटेशन दी, उन तीनों में बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। जहां वे अमेरिकी सिविल वॉर से पहले, अमेरिकन सिविल वॉर से बोलते हैं कि दास व्यवस्था गलत नहीं है तो दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं है, वहीं अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान राष्ट्रपति बनने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे अमेरिका के संघ की रक्षा, अगर मुझे दास व्यवस्था को कायम रख के भी संघ की रक्षा में कर पाया तो मैं दास व्यवस्था को, स्लेव सिस्टम को कायम रखूंगा। अब इन दोनों में तो आपस में विरोधाभास है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट में इसलिए विरोधाभास है। एक तरफ लिंकन ये बोल रहे हैं कि दास व्यवस्था गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि संघ की रक्षा, अगर मुझे दास व्यवस्था को कायम करके भी मैं रख पाया तो मैं संघ की रक्षा करने के लिए दास व्यवस्था को कायम भी रखूंगा। इन दोनों स्टेटमेंट में इसलिए विरोधाभास है और अंतर है क्योंकि अब्राहम लिंकन और अमेरिका की उस समय जो स्थिति थी उसमें भी आप लोगों को अंतर देखने को मिलेगा। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग स्थिति में दिए गए थे। तो कोटेशंस आर ए वेरी इंक्लूसिव पार्ट ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन। आप लोग इस बात को बड़े अच्छे से समझ लें, कोटेशंस कभी मिस मत करना। मैंने अपनी किताब में लगभग ये कोशिश की है कि 500 के आसपास चीजों को मैंने कोट किया है, लोगों को मैंने कोट किया है। जब मैं भारत के विभाजन के बारे में लिख रहा था, पार्टीशन के बारे में लिख रहा था, तो भारत के विभाजन के बारे में कई सारे विचार दिए जाते हैं कि भारत के विभाजन के पीछे का ये कारण था। कई इतिहासकार उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी किताबों में हमें विचार प्राप्त होते हैं वो उसमें भारत का परिप्रेक्ष्य ज्यादा दिखता है। इंडियन पर्सपेक्टिव से हम ज्यादा पार्टीशन को देखते हैं। मैंने पाकिस्तानी एक इतिहासकार है आयशा जलाल, उन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन हिस्टोरियन है, जिन्ना के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी द सोल स्पोक्स पर्सन, तो उसका भी मैंने वहां पे विश्लेषण किया कि वो किताब कहां पे गलत थी। तो कोटेशन आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी। मैं आपको इससे केवल यही दर्शाना चाहता हूं कि आप उनको मिस मत करिएगा, बल्कि कोटेशन को पढ़ के उस समय के आसपास की चीजों को आप समझने का प्रयास करिएगा। अब इसका तरीका यह नहीं होगा मित्रों कि आप लोग केवल कोटेशंस को ही ढूंढने लग जाएं। इसका तरीका यह होगा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रीडिंग, जब आप किसी चीज को रीड कर रहे हो उसी दौरान अगर महात्मा गांधी की कोई कोटेशन आई, अब्राहम लिंकन की कोई कोटेशन आई, तो फिर उसमें ऑटोमेटिकली आसपास के कंटेंट के द्वारा आपकी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। आपको इसके लिए प्रत्यक्ष प्रयास नहीं करना होता। तो औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव रहा कि इंडिया केवल एक इंपोर्टेंट नेशन बन के रह गया, एक आयातक देश बन के रह गया जो केवल ब्रिटेन को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था,
ताकि ब्रिटेन के उद्योगों में उससे उत्पादन हो सके। और उसी के साथ भारत एक फिनिश गुड्स का मार्केट बन के रह गया था। मतलब विश्व इतिहास में आने वाली पहली ऐसी बड़ी घटना औद्योगिक क्रांति थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर को ही पूरा परिवर्तित कर दिया, क्योंकि भारत का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल नीड्स के हिसाब से डिसाइड होता था, ब्रिटिश की औद्योगिक जरूरतों के हिसाब से डिसाइड होता था। ब्रिटिश को शुरुआती वर्षों में जब आप देखेंगे तो भारत से रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, तो भारत रॉ मटेरियल सप्लाई करता रहा, और ब्रिटिश को रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनते थे, जो माल तैयार होता था, उसको बेचने के लिए एक मार्केट की आवश्यकता थी, तो भारत एक मार्केट के रूप में भूमिका निभा रहा था। यह सब आप लोग औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के रूप में देखते हैं। तो विश्व इतिहास की ऐसी पहली घटना जिसका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर बड़ा प्रभाव रहा, औद्योगिक क्रांति। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है, जब आप औद्योगिक क्रांति की आधे अधूरे ज्ञान के साथ अगर भारत के इतिहास में आगे बढ़ेंगे तो भारत के इतिहास में आप उतना जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स का ज्ञान होना चाहिए? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आखिरकार सबसे पहले क्यों आई? यूरोप में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे थे? अगर इन दो प्रश्नों का आपको थोड़ा सा आइडिया है तो फिर ज्यादा इसमें तकलीफ आपको नहीं आएगी। यह पहला इवेंट था। अब मित्रों आगे हम बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन आप देखिए। खिलाफत आंदोलन से पहले हम थोड़ा सा जापान के बारे में भी बात करेंगे। जापान के बारे में मैं पहले आपसे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉर्ड एमरी के बारे में भी बात करी, विंसेंट चर्चिल के बारे में भी बात करी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में भी बात करी। तो थोड़ा आपको इसके बारे में पहले बताता हूं। मित्रों जापान की ऐसी कुछ घटनाएं थी जिनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे बहुत गहरा प्रभाव रहा। उदाहरण के लिए 1868 में जापान में औद्योगिकरण की शुरुआत होना। जापान एक इंडस्ट्रियल पावर के रूप में उभरा। एशिया में ऐसी कम ही शक्तियां थी जहां पे 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। जापान उनमें से एक था, एशियन कंट्रीज में से। और 1868 के बाद मित्रों जापान ने औद्योगिकरण की दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ाया। जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है 1868, बड़ी घटना है। आगे चल के जब उदारवादी नेता, उग्रवादी नेता आते हैं, खासकर से उग्रवादी नेता, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, तो ये जब उग्रवादी नेता आगे चल के जब आते हैं तो ये जापान के औद्योगिकरण से बड़ा प्रभावित होते हैं कि किस प्रकार से एक एशिया का देश एक इंडस्ट्रियल पावर के रूप में राइज हो रहा है। और दूसरी तरफ ये देखते थे कि किस प्रकार से ब्रिटिश की जो नीति है वो भारत की दरिद्रता का कारण है, भारत की गरीबी का कारण है। तो एक तरफ पड़ोसी देश औद्योगिक पावर बन रहा था, इंडस्ट्रियल पावर बन रहा था, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार भारत में अपनी औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत, कॉलोनियल पॉलिसी के अंतर्गत भारत को लूट रहा था। तो भारत में उग्रवादी आंदोलन, भारत में जो एक्सट्रीमिस्ट नेता थे वो अपनी अपील को जनता में कायम कर पाए। यह भारत में उग्रवादी राजनीति की शुरुआत हुई, भारत में एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। उसमें से एक बहुत बड़ा पॉइंट यह था, जापान औद्योगिक पावर बन रहा था और भारत उस समय डिक्लाइन की अवस्था में चल रहा था। मित्रों 1904-1905 का रूसो जापानीज वॉर, रशिया जापान के बीच में 1904-05 में जो युद्ध हुआ, मित्रों एक ऐसी धारणा थी, पश्चिम के देश एशिया के बारे में ऐसी धारणा रखते थे कि एशिया के देश केवल गुलाम बनने के लिए है, केवल कॉलोनी बनने के लिए है। किसी भी देश ने यह नहीं सोचा था कि जापान रशिया को इस युद्ध में हरा देगा, रूसो जापानीज वॉर में हरा देगा। 1945 में जब जापान ने रशिया को हराया
यूएसएसआर को सोवियत रूस को हराया, तो कराची क्रॉनिकल नाम के अखबार में एक बात छपी कि जिस प्रकार से एक एशियाई शक्ति ने यूएसएसआर सोवियत रूस को युद्ध में हराया है, उसी प्रकार ब्रिटिश से भारत भी अपने कई सालों की गुलामी की दास्ता को खत्म कर स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। आप लोग सोचिए 1904-5 में जब यह बात कराची क्रॉनिकल नाम के अखबार में छपी होगी तो इसका क्या प्रभाव रहा होगा। और मित्रों, ये वही युग है जब बंगाल का विभाजन भी हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था। भारत की एकता को ब्रिटिश ने तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन भी किया था। उस समय जब यह बात उन लोगों के दिल पे वो बात चुभी तो थी कहीं ना कहीं, इसलिए तो 16 अक्टूबर 1905 को मित्रों नेशनल मॉर्निंग डे घोषित किया गया, MOURNING, राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में उसकी घोषणा हुई। तो लोगों के हृदय पर उसका आघात तो था। लोग सड़कों पे निकले, आमार सुनार बांग्ला गाना गाया, रक्षाबंधन के त्योहार को सेलिब्रेट किया, नेशनल मॉर्निंग डे, राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित हुआ। तो 1904-5 के रूसो जापानीज वॉर ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ भारत के लोगों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा को तैयार कर दिया होगा। जब यह बात छपी होगी कि एक एशिया की शक्ति ने किस प्रकार से जापान ने रशिया को हराया, उसी प्रकार ब्रिटिश से भारत भी कई सालों की गुलामी की दास्ता को खत्म कर अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। इसका एक अपना इंपैक्ट रहा। उग्रवादी आंदोलन को प्रमोट करने पे 1905 के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट आए, जो उग्रवादी आंदोलन आए, उसमें भी इसका गहरा प्रभाव रहा। और मित्रों, यही वो समय था जब 1905 में आप देखिए एक आधुनिक भारत के इतिहास लेखक हैं सुनील खिलनानी। सुनील खिलनानी, आप देखिए ये वही समय था 1905 का जब आर्य शर्मा शास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र की डिस्कवरी को भी कर लिया गया था। आर्य शर्मा शास्त्री ने अर्थशास्त्र की डिस्कवरी भी इसी पीरियड में की। अर्थशास्त्र की डिस्कवरी से भारत के अंदर एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हुआ ही होगा कि भारत में भी स्टेट क्राफ्ट जैसी कोई चीज रही, पहले भारत में भी राज्य निर्माण जैसी चीज रही, भारत में भी एम्पायर बिल्डिंग जैसी चीज रही, पॉलिटिक्स जैसी चीज रही। ब्रिटिश तो यह बोला करते थे कि भारत तो हमेशा ही अंधकार में डूबा रहा, धर्म में डूबा रहा और अपनी जीवन की सच्चाइयों से कटा रहा। भारत में पॉलिटिक्स जैसी कोई चीज नहीं थी, राजनीति जैसी कोई चीज नहीं थी, एम्पायर बिल्डिंग जैसी कोई चीज नहीं थी, स्टेट क्राफ्ट जैसी कोई चीज नहीं थी। चाणक्य का अर्थशास्त्र तो पूरा इन्हीं चीजों पे बेस्ड था जो बोलते थे ब्रिटिश ये तो भारत में कभी नहीं था। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र उसी पे बेस्ड था। जब चाणक्य के अर्थशास्त्र की डिस्कवरी हुई होगी, भारत ने अपने ग्लोरियस पास्ट में झांक के देखा होगा तो पता लगा होगा भारत में भी ये पूरी चीजें रही थी, साम्राज्य निर्माण की, एम्पायर बिल्डिंग की। तो जापान को रशिया का हराना और अर्थशास्त्र की डिस्कवरी होना भारत में कितने कॉन्फिडेंस को उन्होंने स्टिल किया होगा इन दोनों घटनाओं ने। इसलिए सुनील खिलनानी ने लिखा कि यह घटना एशिया के उत्कर्ष की शताब्दी थी, एशिया के उत्कर्ष का पीरियड था। तो रूसो जापानीज वॉर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जब आप भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने के लिए जाते हैं तो विश्व इतिहास की कुछ घटनाओं की जानकारी, नॉलेज होना आवश्यक है। और मित्रों, यह तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 1941 में भारत का कोई मैटर जापान के साथ डायरेक्ट नहीं था, लेकिन ब्रिटिश और जापान एक दूसरे के आमने सामने थे, अलग अलग टीम के प्लेयर थे। जापान भारत की ओर जब एडवांस करा तो दूसरे विश्व युद्ध में ये भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च करने का कारण भी बना। मित्रों, जापान जब भारत की बाउंड्रीज की तरफ अग्रसर हुआ, जापान वाज अ वेरी क्रूअल पावर एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर II। भारत 1929 में 1929 में ही स्वराज के कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज के नारे को दे चुका था। भारत ने आखिरी बार 1928 की मोतीलाल नेहरू द्वारा आई नेहरू रिपोर्ट में आखिरी बार बोला था कि भारत को डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। उसके बाद 1929 में भारत केवल पूर्ण स्वराज के नारे को एडवोकेट कर रहा था।
हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज का था। ब्रिटिश को हर हालत में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान भारत के सपोर्ट की आवश्यकता थी। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, आखिरकार ब्रिटिश भारत के सपोर्ट को क्यों गेन करना चाहते थे? आपको मैं बतला दूं कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे जब जर्मनी ने आक्रमण किया, इसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड की लॉन्च डेट मानी जाती है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की ऑफिशियल डेट मानी जाती है 1 सितंबर को। 3 सितंबर को ब्रिटिश ने घोषणा कर दी 2 दिन बाद कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक खिलाड़ी है, हमारी तरफ से भारत लड़ेगा। कांग्रेस के मन में बड़ी बेचैनी हुई कि क्या विश्व युद्ध प्रथम के तरह क्या दूसरे विश्व युद्ध में भी भारत को ब्रिटिश को सपोर्ट करना चाहिए। उसमें एक बात निकल के आई कि ब्रिटिश को सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे, अगर ब्रिटिश हमसे वादा करते हैं कि पूर्ण स्वराज की दिशा में वे बात करें तो ही हम उन्हें सपोर्ट करें। ब्रिटिश 1940 के अगस्त ऑफर को लाते हैं जिसमें डोमिनेंट स्टेटस की बात होती है। हम तो पूर्ण स्वराज का नारा दे चुके थे। 1940 के अगस्त ऑफर में कहीं भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं होती है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, भारत के सपोर्ट की ब्रिटिश को आवश्यकता थी, इसलिए एक और क्रिप्स मिशन लाए। क्रिप्स मिशन में भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी। 1940 के अगस्त ऑफर में भी क्रिप्स मिशन की बात, 1940 के अगस्त ऑफर में भी डोमिनेंट स्टेटस की बात, और 1942 के क्रिप्स मिशन में भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी। तो ब्रिटिश की बात में तो कोई अंतर नहीं आया, लेकिन 1941 में परिवर्तन यह आ गया कि जापान भारत की बॉर्डर्स की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगर जापान के युद्ध का खतरा भी भारत के सिर पे मंडराता तो भारत के लिए तो बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होता। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि आप अभी के अभी भारत को स्वतंत्रता की घोषणा कीजिए। इसलिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी लॉन्च हुआ 8 अगस्त को। महात्मा गांधी ने नारा दे दिया, क्विट इट लीव इट, आप तो भारत छोड़िए, अगर आपके जाने के बाद भारत में अराजकता भी आई तो वो मैं अराजकता रिस्क करूंगा, लेकिन आप जाइए। आप भगवान को या तो भारत को भगवान के भरोसे छोड़िए या आप भारत को अराजकता के भरोसे भी छोड़ देंगे। आपके जाने के बाद भारत में एनआरकी भी आई तो उस एनआरकी को मैं रिस्क करूंगा, लेकिन आप जाइए, आप इंडिया को क्विट कीजिए। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर सेकेंड की नॉलेज थोड़ा होना आवश्यक है जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट में जाते हैं। और मित्रों देखो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की केवल इतनी ही नॉलेज नहीं, जापान भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था, बल्कि मैं कहूंगा कि 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की भी आपको लिंक पता होना चाहिए। और ग्रेट डिप्रेशन की भी बात करेंगे अभी हम। मित्रों, जब आप रूसी क्रांति की बात करते हो, एक सेकंड में आपको उसमें एक मेन बात तो बताना भूल ही गया। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान भारत नारा दे चुका था, क्विट इंडिया लीव इट। क्रिप्स मिशन में मार्च में आया और क्रिप्स मिशन ने बात करी कि हम भारत को केवल डोमिनेंट स्टेटस देंगे। जब भारत में पूर्ण स्वराज की डिमांड चल रही थी तो विंसेंट चर्चिल ने उस पर बोल दिया कि मैं ब्रिटिश राज्य का ऐसा पहला मंत्री नहीं बनने वाला हूं जो भारत को स्वतंत्र करे। मैं अपने माथे पे वो कलंक लगाने वाला ब्रिटिश सरकार का पहला व्यक्ति, अब पहला ब्रिटिश मंत्री नहीं होने वाला हूं। तो एक तरीके से विंस्टन चर्चिल ने कह दिया कि कोई स्वतंत्रता वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। तो लॉर्ड एमरी ने उस पर यह क्यों कहा कि शायद चर्चिल ने भारत की समस्या को उतना ही समझा जितना जॉर्ज थर्ड ने अमेरिका की समस्या को समझा था। मतलब ना तो विंसेंट चर्चिल भारत की समस्या को समझ पाया, ना जॉर्ज थर्ड ने अमेरिका की समस्या को समझा। मित्रों, 1763 में 1763 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज थर्ड थे और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रेनवेले थे। ब्रिटेन में ग्रेनवेले की सरकार थी। अब अगर आप 1763 से पहले की बात करेंगे तो 1763 से पहले ब्रिटेन में काफी सारी परिवर्तन आ चुके थे।
1688 में 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, शानदार क्रांति, रक्तीम क्रांति हो चुकी थी 1688 में। और उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद राजतंत्र की शक्ति गिरती चली जाती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट की शक्ति उसकी तुलना में बढ़ती चली जाती है। एक तरफ राजतंत्र की शक्ति, ब्रिटिश मोनार्की की शक्ति गिरती है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट की शक्ति बढ़ती है। पार्लियामेंट राजा पे कंट्रोल करना चाहता है। और 1688 के बाद में आगे चल के हैनोवर डायनेस्टी के जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज सेकंड भी आते हैं, तो वो उतने योग्य शासक नहीं रहते हैं, तो राजतंत्र की शक्ति और गिर जाती है और ब्रिटेन की संसद की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति, संसद की शक्ति और बढ़ जाती है। जॉर्ज तृतीय एक एम्बिशियस शासक होता है, एक महत्वाकांक्षी शासक होता है। जॉर्ज तृतीय अंग्रेजी भाषा को भी समझता था। हालांकि कई सारे लेखकों में बाद में उसको एक पागल भी करार दिया गया। जॉर्ज तृतीय घोषणा कर देता है कि मेरा सबसे पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि मैं राजतंत्र की गरिमा को दोबारा से रिस्टोर कर पाऊं, उसको दोबारा से पुनः स्थापित कर पाऊं। तो वो पार्लियामेंट की शक्ति पे दोबारा से कंट्रोल कर राजतंत्र की शक्ति को बढ़ाना चाहता था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश राजा के बीच में एक तनातनी चालू हो गई। और ये जब ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश राजा के बीच में तनातनी का माहौल चला, उसी बीच अमेरिकी क्रांति 1763 में 7 ईयर वॉर के बाद, सप्तवर्षीय युद्ध के बाद फ्रांस को जब ब्रिटेन ने हराया अमेरिका में, तो ब्रिटेन जीता तो सही, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर अमेरिका में हो गया। जब आर्थिक रूप से ब्रिटिश कमजोर हुआ तो अमेरिका पे उसने कठोर आर्थिक नियंत्रण को थोपना चाहा, टाइट इकोनॉमिक कंट्रोल करा। ब्रिटिश वहां पे नो परिवहन कानून को दोबारा से इन्फोर्स करना चाहते हैं और उसी प्रकार से कई सारे नेविगेशन एक्ट के साथ ब्रिटिश स्टाम्प एक्ट भी लाते हैं। तो जो पैसा ब्रिटिश ने उस बीच खोया, युद्ध एक बड़ा ही खर्चीला मुद्दा होता है और युद्ध में जो ब्रिटेन ने वेल्थ लूज करी, उसको रिस्टोर करने के लिए दोबारा ब्रिटेन ने अमेरिका पे आर्थिक नियंत्रण लगाया। नेविगेशन एक्ट तो 1651 में आ चुका था, 1651 में आ चुका था, लेकिन वो प्रैक्टिकल उसका इंप्लीमेंटेशन ज्यादा नहीं था। 1651 में आया नेविगेशन एक्ट, किताबों में ज्यादा था, लेकिन अमेरिकी वासियों को अपने अफेयर्स में स्वतंत्रता उपभोग करने का अवसर प्राप्त था। वो केवल मौखिक रूप से था, उसका इंप्लीमेंटेशन कठोरता से नहीं होता था। 1763 के बाद जब आवश्यकता पड़ी ब्रिटेन को पैसे की, तो 1651 के एक्ट को अब वो कठोरता से थोपने का प्रयास करते। पहले ब्रिटिश ने नेविगेशन एक्ट के प्रति सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी को अपनाया, लेकिन अब वो कठोरता के साथ उसको थोपना चाहते थे ताकि पैसा कलेक्ट हो सके। जब नेविगेशन एक्ट को कठोरता से थोपने की बात अमेरिकी वासियों पे हुई, क्योंकि उनको स्वतंत्रता उपभोग करने की आदत थी, इतने समय से नेविगेशन एक्ट था और उनको ज्यादा उसमें दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि वो केवल थ्योरी में था, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं था। तो जब ब्रिटेन ने कठोरता से थोपना चाहा, अमेरिकी वासियों के अंदर प्रतिक्रिया हुई। जब अमेरिकी वासियों के अंतर्गत प्रतिक्रिया हुई तो अमेरिकी क्रांति का कारण भी बना। अमेरिकी वासियों की यह प्रतिक्रिया 1763 में जब जॉर्ज तृतीय के पास पहुंची, तो जॉर्ज तृतीय तो खुद ही पार्लियामेंट से लड़ रहा था। तो वो तो अपना मुख्य उद्देश्य ये समझ रहा था कि उसका मुख्य उद्देश्य जो राजतंत्र ने शक्ति को लूज किया, उस शक्ति को दोबारा से रिगेन करने का होना चाहिए। तो वहां तो संसद और राजतंत्र के बीच में लड़ाई चल रही थी, शक्ति संघर्ष चल रहा था, पावर स्ट्रगल चल रहा था। तो जॉर्ज तृतीय ने जितना अमेरिका की समस्या को समझा, उतना ही विंस्टन चर्चिल ने भारत की समस्या को समझा। जॉर्ज तृतीय का उस समय पहला काम यह होना चाहिए था कि अमेरिका की समस्या को प्राथमिकता देके वे अमेरिकी क्रांति को दबाने का प्रयास कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो शक्ति संघर्ष में लगा रहा। उसी प्रकार से विंस्टन चर्चिल भी भारत की समस्या को कम समझ रहा था। विंस्टन चर्चिल ये बात तो समझ रहा था कि 300 सालों से ब्रिटिश साम्राज्य लगभग भारत में स्थापित है
और वे अपने माथे पे वे कलंक नहीं लेना चाहता था कि भारत को स्वतंत्र करें, लेकिन विंस्टन चर्चिल ये बात नहीं समझ पा रहा था कि अब ये पहले का भारत नहीं था, अब ये 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा देने वाला भारत था और अब भारत को स्वतंत्र करना बड़ा आवश्यक समय के साथ साथ हो चुका था। उसने समझा कि पहले की तरह चलता रहेगा। तो जितना जॉर्ज तृतीय ने अमेरिका की समस्या को समझा, उतना ही विंस्टन चर्चिल ने भारत की समस्या को समझा। ये लॉर्ड एब्री बोलते हैं। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि जब आप भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, आज के लेक्चर का पूरा उद्देश्य आपकी थोड़ी सी जो रीडिंग आप लोग करते हैं, पढ़ने के क्रम में आप लोगों के सामने विश्व इतिहास की घटनाओं का जिक्र तो आता होगा, तो उनमें आपको एक आइडिया लेके आप जाएं। अगर आपको विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान भारत के इतिहास में, मतलब आप जाएंगे उस ज्ञान को लेके, तो थोड़ा आपको ज्यादा सहजता महसूस होगी। इसलिए आज का लेक्चर, और देखिए मुख्य मुख्य घटनाएं तो सारी आज के सत्र में इंक्लूड है। कभी मौका मिला तो छोटी बड़ी घटनाएं जो और बची हैं उनको भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन आज के लेक्चर से जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, उनसे आपको इंडियन हिस्ट्री के इवेंट्स में बहुत मदद मिलेगी। अब आप कुछ ना कुछ उस समय के बारे में तो कम से कम जानते हैं। अब देखिए, एक और घटना यह थी अमेरिकी क्रांति की घटना। भारत के इतिहास पे इस पे क्या प्रभाव पड़ा? तो एक तरफ जब अमेरिकी क्रांति चल रही थी, अमेरिका अपने स्वतंत्रता के ढोल नगाड़े बजा रहा था, 1783 में स्वतंत्रता को सेलिब्रेट कर रहा था। एक तरफ जब ब्रिटिश अमेरिका को लूज कर रहे थे, तो भारत को गेन कर रहे थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट भारत में क्यों आया? अमेरिकी क्रांति के बाद भारत पे और कठोर नियंत्रण करने के लिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स इज इंपॉर्टेंट। रूसी क्रांति 1917 बहुत बड़ा प्रभाव रहा। भारत में वामपंथी आंदोलन के दो रूप विकसित हुए। वामपंथी आंदोलन का मतलब लेफ्टिस्ट मूवमेंट। एक रूप वह था जिसका संचालन कॉमिंटर्म नामक रूसी अंतरराष्ट्रीय संगठन ने किया, जिसके प्रभाव में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। एक था भाई कॉमिंटर्म, कॉमिंटर्म का मतलब कम्युनिस्ट, इंटर्न का मतलब इंटरनेशनल। तो मित्रों, रूसी क्रांति के बाद जो कॉमिंटर्न नाम की संस्था की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, पूर्व में भी मैंने काफी सारे ऐसे सत्रों को आपके साथ डिस्कस किया है जहां पे कॉमिंटर्म की चर्चा भी की गई है। तो रूसी क्रांति के बाद जो कॉमिंटर्न नाम की संस्था स्थापित हुई, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नाम से ही समझ में आ रहा है, कम्युनिस्ट का मतलब साम्यवाद, इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय। तो कॉमिंटर्न नाम की संस्था का लक्ष्य था कि साम्यवाद को एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देना। कॉमिंटर्न नाम की संस्था यह चाहती थी कि जितने भी देश गुलाम देश हैं, या जितने भी देश ऐसे देश हैं जहां पे बुर्जुआ क्लास की ओनरशिप है, तो कॉमिंटर्न यह चाहता था वो देश उस शक्ति को हटाने के लिए जो संघर्ष का रास्ता अपनाए, जो स्ट्रगल का मॉडल अपनाए, वो स्ट्रगल का मॉडल कम्युनिज्म हो, साम्यवाद हो, हिंसक क्रांति हो। भारत ने जो अपनी स्वतंत्रता के लिए मॉडल अपनाया वो अहिंसा सत्याग्रह का था। रूस ने जो अपनाया वो साम्यवाद और हिंसक क्रांति का था। रशिया के द लास्ट जार निकोलस की और उनके परिवार की हत्या करके रूस में साम्यवाद 1917 में आया। उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, कॉमिंटर्म की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई, इसने भारत पर बहुत प्रभाव डाला। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूपीएससी में पिछले वर्षों में प्रश्न आया वैकल्पिक विषय में कि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैड अ लव हेट रिलेशनशिप विद द कांग्रेस। उस प्रश्न का अंश मात्र मैं आपको बता रहा हूं
कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के साथ लव और हेट रिलेशनशिप रही, प्रेम और घृणा का संबंध रहा। दूसरे विश्व युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी भारत की ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रही थी शुरुआती वर्षों में। जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध में रशिया और ब्रिटेन के बीच में एक संधि हुई, तो रशिया और बीच में जैसे ही ब्रिटेन में संधि हुई, रशिया ब्रिटेन के साथ हो गया। वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहले ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रही थी, अब क्योंकि वो तो कॉमेंटम के हिसाब से चलते थे ना, उसमें से मतलब कुछ लोग तो कॉमेंटम के हिसाब से चलते थे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो कॉमेंटम मतलब रशिया जब साथ हुआ ब्रिटेन के, तो पहले जो विरोध कर रही थी कॉमेंटम ब्रिटिश का, अब वो ब्रिटिश के समर्थन में खड़ी हुई। तो इसलिए कहा गया लव और हेट रिलेशनशिप, क्योंकि इनका तो पूरा कॉमेंटम के साथ डिसाइड होता था। तो रूसी क्रांति का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव रहा, क्वेश्चन भी पूछ लिया गया आपसे। और एक और प्रभाव रूसी क्रांति का था कि कांग्रेस का वे वामपंथी गुट जो समाजवाद में विश्वास करता था। देखिए मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से मैंने पिछले 6 वर्षों में जितनी भी चर्चा की है, उसमें अभी एक बहुत बड़ा पार्ट चर्चा करना बाकी है। और इस बात में मैं अपने आप को थोड़ा लकी भी मानता हूं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें हमेशा बड़ा स्कोप रहेगा, बड़ी संभावनाएं रहेंगी। और इस बात से भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतिहास में बहुत लिटरेचर उपलब्ध है। हालांकि छात्रों के लिए समस्या का कारण भी हो सकता है, लेकिन शिक्षकों के लिए तो यह अपॉर्चुनिटी ही होना चाहिए, क्योंकि जितना एक शिक्षक एक अच्छा पाठक बन पाएगा, छात्र बन पाएगा, उतना ही अच्छा वो शिक्षक भी बन पाएगा। तो अभी मुझे कुछ लेक्चर्स आप लोगों के साथ लाने हैं, संविधान और इतिहास, समाज और इतिहास, संस्कृति और इतिहास। और मेरा ऐसा मानना है कि इन अकेले लेक्चर्स के माध्यम से पिछले कई वर्षों के पेपर के कई सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, और आगे आने वाले कई वर्षों के पेपर्स के क्वेश्चंस भी आपको सहजता से समझ में आ पाएंगे। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड होंगे। जैसा कि मित्रों अभी मैंने बोला आपसे कुछ दिन पहले, पिछले कई वर्षों में मैंने टॉपिक वाइज तो आपको कई चीजें पढ़ाई। इतिहास एक विषय के तौर पे भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ उसमें स्थापित कर पाए, तो इतिहास एक विषय के तौर पे भी मैं काफी सारे सत्रों को आयोजित आपके साथ करूंगा। और मैं चाहता हूं, इसके पीछे का लक्ष्य और उद्देश्य यह है, अभी काफी सारा जीवन बचा हुआ है और उस जीवन में आप लोगों के साथ कई बार जुड़ना है। इतिहास विषय के ऊपर ही रेस्ट ऑफ द लाइफ को मैं देख रहा हूं, तो सोच रहा हूं कि ऐसा कुछ कंटेंट आपको मुहैया कराया जाए जिससे आपकी भी रेस्ट ऑफ द लाइफ बड़ी सहज हो जाए। तो ये बात कहां से आई? ये बात यहां से क्यों निकली? क्योंकि मित्रों, मैं आपको समाजवाद के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको इतिहास और संविधान के बारे में पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से किसी भी देश का संविधान उसके इतिहास की उपज होता है। हम डिटेल में चर्चा करेंगे डीपीएसपी की, हम डिटेल में चर्चा करेंगे भगत सिंह के समाजवाद के मॉडल की, और उसको हम इंटरलिंक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। खैर, अभी आपको यह समझना है कि रूसी क्रांति के बाद एक तो कॉमिंटम थी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो कॉमिंटम के हिसाब से भी संचालित होती थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस का भी वह वामपंथी गुट था जो समाजवाद में विश्वास करता था। मित्रों, एक ऐसा भी कांग्रेस की आगे चल के 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी होती है। पहला सेशन उसका होता है 1934 में। जेपी नारायण उसके एक इंपॉर्टेंट लीडर भी रहते हैं, जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशल पार्टी की स्थापना भी हुई। अगर आप जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो वे भी समाजवाद से काफी प्रभावित थे। आगे चल के नेहरू ने तो आजाद भारत में फेबियन सोशलिज्म, फेबियन समाजवाद के मॉडल को भी स्थापित किया।
तो कांग्रेस में भी समाजवाद की एक विचारधारा तो थी। और देखिए मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत यह समाजवाद की जो सोशलिज्म की विचारधारा आई, इसी के कारण तो बाद में जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, तब भी समाजवाद की विचारधारा डीपीएसपीज में थी। देखिए मित्रों, 1976 में जब भारत का संविधान में 42nd अमेंडमेंट हुआ, प्रीएम्बल में हमने शब्द को जोड़ा समाजवाद, लेकिन ऐसा नहीं था कि समाजवाद की भावना केवल 1976 में आई। ये तो राइट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के शुरुआती वर्षों 1950 में भी तो समाजवाद का मॉडल था ना। शब्द 1942 में आया, 1972 में आया, 1976 में आया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, लेकिन समाजवाद डीपीएसपी के अंतर्गत शुरुआत से मौजूद था। तो वो क्यों था? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी समाजवाद के मॉडल ने प्रभावित किया। तो इतिहास की उपज ही तो संविधान है ना। खैर मित्रों, इसके बारे में मैं आगे आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। तो रूसी क्रांति का अपना प्रभाव था, खासकर समाजवाद के मॉडल को लाने में भारत में। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, विश्व की बहुत बड़ी आर्थिक महामंदी। ऐसा माना जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ पहला ऐसा बड़ा संकट जो विश्व ने देखा वो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन था। हिटलर के जन्म का कारण भी ग्रेट डिप्रेशन बना। दूसरे विश्व युद्ध में एक बहुत बड़ी भूमिका ग्रेट डिप्रेशन ने तो राइज ऑफ हिटलर होता है। जब एक तरफ विश्व के पूंजीवादी देश ग्रेट डिप्रेशन के चलते बर्बाद हो रहे थे, वहीं रशिया अपने साम्यवाद के मॉडल से पंचवर्षीय योजनाएं लागू करके ग्रो कर रहा था। आप देखो, पूरे विश्व में हाहाकार, रशिया में जय जयकार। अरे वाह, क्या बात है, पूरे विश्व में हाहाकार और रशिया में जय जयकार चल रही थी। तो भारत उसके समाजवाद के मॉडल से बराबर प्रभावित हुआ, आगे चल के संविधान में भी शामिल हुआ। तो यह रूसी क्रांति का एक इंपॉर्टेंट पहलू था। जब आप इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं तो आप विश्व इतिहास की इन घटनाओं की नॉलेज लेके जाए। अमेरिकी क्रांति का भी प्रभाव था, फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव था। मैं इसके बारे में भी आगे आने वाले सत्रों में आपसे चर्चा जरूर करूंगा। खिलाफत मूवमेंट। अब मित्रों, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे इनका विशेष प्रभाव रहा। आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि किस प्रकार से सत्र ने आपको मदद की। तो फिर मैं अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी आपके साथ लेक्चर्स को डिस्कस करूंगा कि राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ के कैसे पढ़े, आप लोगों को यदि मददगार होगा। तो खिलाफत आंदोलन का मुद्दा देखिए मित्रों, यह तो एक बड़ा मुद्दा था। खिलाफत आंदोलन जो था उसमें भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व तो था नहीं। इट वॉज एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू आफ्टर ऑल। इट वॉज एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू आफ्टर ऑल। यह तो एक अन्य क्षेत्र का मुद्दा था। भारत का मुद्दा तो था नहीं ना, तुर्की का मुद्दा था। और इससे कई सारे प्रश्न भी उठते हैं कि क्या गांधी की धर्मनिरपेक्ष छवि, क्या खिलाफत आंदोलन गांधी की धर्मनिरपेक्ष छवि, सेकुलर कैरेक्टर को डाइल्यूट करता है? क्या गांधी ने यह पॉलिटिकल ब्लंडर किया कि एक अन्य क्षेत्र के मुद्दे को भारत में सपोर्ट करके अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया? यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। तो खिलाफत का मुद्दा आखिरकार क्यों उपजा, किस प्रकार से बाद में चल के तुर्की जो था वो सेक्युलर रास्ते पे चला गया, तो खिलाफत का मुद्दा भारत में डिक्लाइन होने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 के समय तुर्की और ब्रिटिश अपोजिट पार्टी थे, एक दूसरे के आमने सामने थे। इंडियन मुस्लिम्स का सपोर्ट को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि अगर आपने साथ दिया तो तुर्की के खलीफा के साथ अच्छा व्यवहार होगा। खलीफा इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक विश्व में एक सम्मानजनक फिगर थे और उनके सम्मान के फिगर की रक्षा करने के लिए भारतीय मुसलमान भी उठ खड़े हुए। और ब्रिटिश ने जब वादा किया कि अगर
इंडियन मुस्लिम्स भी वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट करते हैं, तो तुर्की के खलीफा के साथ अच्छा व्यवहार होगा, तो उसमें सपोर्ट भी ब्रिटिश को प्राप्त हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ट्रीटी ऑफ सर्विस के द्वारा तुर्की के छोटे छोटे टुकड़े करे गए, खलीफा का पद खतरे में आया, तो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। यह मुद्दा अलग है कि खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करना गांधी की राजनीतिक भूल थी या नहीं, यह भारत के इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का, विश्व की घटनाओं का भारत पे क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, इन कुछ पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, इनकी नॉलेज अब आपको दिमाग में रह जाएगी। ज्यादा अच्छे तरीके से इन बातों की नॉलेज तब आपकी स्थापित हो पाएगी जब आप भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। तब आप 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली, 2 महीने बाद जब भी पढ़ेंगे तब आप कनेक्ट कर पाएंगे, हाँ ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ था। इसीलिए ये आपकी बैकग्राउंड नॉलेज के रूप में मैंने आपको भारत के इतिहास पे विश्व इतिहास की घटनाओं का क्या प्रभाव रहा, ये एक लेक्चर सोचा मैंने, जिससे आपको मदद मिले। क्योंकि एक पाठक जब भी कोई भी अभ्यर्थी भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेगा, तो घटनाएं उसे विश्व इतिहास की उसको एनकाउंटर होगा ही सही उसका। इसीलिए कुछ नॉलेज लेके आप जाएं, वो मेरा ऑब्जेक्टिव था। मित्रों, अब अगले सत्र में मैं आपसे फिर मिलूंगा। आप मुझे एक सत्र का फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स को पढ़ के जरूर, ये एक ऊर्जा का संचालन भी होता है और पता भी लगता है कि किस प्रकार से आपको मदद मिल रही है। मैं और भी अमेजिंग सत्रों के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। मेरी आशा है कि उपनिवेशवाद से अभ्युदय तक, फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म टू राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया, उपनिवेशवाद से अभ्युदय तक का मतलब, कॉलोनियलिज्म मतलब एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके भारत की स्वतंत्रता और आज तक की न्यू एजुकेशन पॉलिसी और कोरोना वायरस तक की घटनाएं इस किताब में शामिल करने का प्रयास किया गया है। आपके लिए, हिंदी माध्यम वाले छात्र छात्राओं के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अगले सत्र में फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।